आज घटनाचक्र समाजशास्त्र के इस बुक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की आदतन प्रवृत्तियां क्या हैं। ये आपके लिए टीजीटी जो आपकी पीजीटी की परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीआईसी और पीजीटी के लिए। और ये आपको हेल्पफुल रहेगा अन्य जो नेट और जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड अन्य एग्जाम होते हैं इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो आर के मार्टन है। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी जिसे कहा जाता है के विचार के प्रतिपादक समाज विज्ञान में सर्वप्रथम टी एच मार्शल ने 1946 में लंदन विश्वविद्यालय के अधिष्ठा यानी कि डीन के पद पर ग्रहण करते हुए अपने उद्बोधन में किया था। बाद में इस विचार को ग्रहण करते हुए आर के मार्टन ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत तार्किक रूप में अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाएं हैं जो व्यापक एवं महती सीमित क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। आगे देखिए, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो मार्टन ने। किसने मिडिल रेंज थ्योरी दी? तो आर के मार्टन ने। अब प्रकार्यवाद देखिए, प्रकार्यवाद क्या है? प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी? तो ये किसने दी? मार्टन ने दी। आगे देखिए क्या है। आर के मार्टन ने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत करी और वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने का प्रकार और दुष्प्रकार के बीच में अंतर स्पष्ट किया। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकट प्रकार वे दृष्टिगोचर परिणाम है जो व्यवस्था में अनुकूल या सामंजस्य बनाए रखते हैं और व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा वह प्रकार मान्य अथवा अभिष्ट होते हैं। अप्रकट प्रकार वे हैं जो ना तो मान्य होते हैं और ना ही अभिष्ट। मार्टन ने प्रकट और अप्रकट प्रकार के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको होपी इंडियंस के बीच पाए जाने वाले वर्षा नृत्य का उदाहरण दिया। प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? तो मार्टन ने किया। प्रकारवाद के अध्ययन में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत करी? तो आर के मार्टन ने। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन और समायोजन लाते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रकार कहलाते हैं। जो वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं तो क्या कहलाएंगे? प्रकार कहलाएंगे। प्रकारवाद के समर्थक मार्टन ने प्रकार को परिभाषित करते हुए बताया कि वे दृष्टिगोचर परिणाम हैं जो व्यवस्था विशेष में अनुकूलन और सामंजस्य को संभव बनाते हैं। दुष्प्रकार वे अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को कम करते हैं। मार्टन पहले समाजशास्त्री जिन्होंने प्रकार एवं दुष्प्रकार के बीच अंतर को स्पष्ट किया। अधिक आधुनिक समाज में सिर्फ एकता की नहीं बल्कि बिखराव की भी प्रकृति पाई जाती है। क्योंकि मार्टन ने आधुनिक समाज में उन दोनों प्रवृत्तियों को देखा, इसलिए वे प्रकार एवं दुष्प्रकार का विस्तार से एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। मार्टन ने 5 प्रचलित अर्थों की चर्चा की जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, प्रकार सार्वजनिक रूप से उत्सव या सम्मेलन के अर्थ में, प्रकार व्यवस्था के रूप में, प्रकार किसी सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप या भूमिका के अर्थ में। चौथा नंबर है गणितीय शास्त्रीय अर्थ में और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक कार्य प्रणाली के अर्थ में प्रकार। मार्टन ने प्रकार के आत्मगत अनुभवों के रूप में समझना गलत माना है। उनके अनुसार दृष्टिगोचर वस्तुगत परिणाम ही प्रकार कहलाते हैं। मार्टन ने प्रकार 2 मौलिक अर्थों में प्रयोग किए हैं। वे हैं, पहला क्या है, एक जैव व्यवस्था के संदर्भ में प्रकार एवं एक जैव व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के अर्थ में प्रकार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में तो कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो अगस्त ये आर के मार्टन जुड़े हुए। प्रकारवाद से कौन जुड़ा है? आर के मार्टन। जो व्यवस्था अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखती तो क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? प्रकार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकार्य।
आगे देखिए, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा दी थी किसने? मेलिनोव्स्की द्वारा दी गई। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मानव शास्त्री मेलिनोव्स्की ने प्रकारवादी विचारधारा का विकास अनुभव परक वास्तविकता के आधार पर किया है। उन्होंने जनजातीय समाजों का सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में अध्ययन कर संस्कृति के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण उसके प्रकारों के आधार पर किया, जैसा कि उनकी पुस्तक एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में प्रदर्शित होता है। उन्होंने जनजातीय संस्कृति को समझने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टिकोण को विकसित किया उसे हम आवश्यकताओं का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ नीड्स कहते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। तो देखिए यहाँ पर दो पुस्तकें आपको एक सिद्धांत देखने को मिल रहा है जो आवश्यकताओं का सिद्धांत और एग्नोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक और द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ये तीन पुस्तकें यूं कहिए कि इसकी है मेलिनोव्स्की की। आगे देखिए, मेलिनोव्स्की ने व्यक्तिक आवेग को व्यक्तिक और सामूहिक अस्तित्व अवधारणा से जोड़कर तीन भागों में बांटा। वे कौन कौन से हैं? कौन है? मूल, बेसिक व्युत्पन्न डिराइव्ड और संबंधी इंटीग्रेटिव आवश्यकताएं। कौन कौन सी हो गई? मूल आवश्यकताएं, व्युत्पन्न आवश्यकताएं और संबंधी आवश्यकताएं। मूल आवश्यकताएं वे हैं जो व्यक्तियों एवं समूह के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत चयापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, शारीरिक सुख, सुरक्षा, गतिशीलता, मानसिक विकास एवं स्वास्थ्य है। इनकी सांस्कृतिक प्रतिक्रिया क्रमशः भोजन की आपूर्ति, नातेदारी, आश्रय, संरक्षण, गतिविधियां, प्रतिक्षण एवं स्वच्छता है। मूल आवश्यकताओं के पहले स्तर का निर्धारक तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? पहले स्तर का निर्धारक तत्व कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टोबियान आइलैंड का प्रकारवादी पद्धति का अध्ययन किया है? तो बी मेलिनोव्स्की ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेलिनोव्स्की ने अपनी पुस्तक आवश्यकताओं के सिद्धांत मेलिनोव्स्की ने अपनी आवश्यकताओं के सिद्धांत के माध्यम से संस्कृति के गायात्मक यानी कि डायनेमिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। संस्कृति की व्याख्या उन्होंने एक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से की है। इसके आधार पर ही उन्होंने टोबियान आइलैंडर्स समूह में निर्याती विवरण, इथनोलॉजिकल डाटा का संकलन एवं विश्लेषण व्यवस्थित ढंग से किया। उनके प्रकार्यात्मक विश्लेषण को सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि के विषय के संदर्भ में देखते हैं। मेलिनोव्स्की ने प्रकारवाद को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित नहीं किया, पर वे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने प्रकारवाद या फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग किया। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है? तो कौन है? प्रकारवाद। प्रकारवादी चिंतन का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यवस्था की अवधारणा में स्थिरता का भाव अधिक झलकता है। इससे सामाजिक जीवन की अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। प्रकारवाद की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था के उस पहलू पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप स्थिरता एवं निरंतरता बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री का संबंध प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? तो आर के मार्टन का जुड़ा हुआ है। आधुनिक समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का महत्वपूर्ण श्रेय आर के मार्टन को जाता है। मार्टन के प्रकार्यात्मक विचारों पर मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन और क्लाइड क्लूखॉन का आदि का उल्लेखनीय प्रभाव है। प्रकारवाद पर मार्टन का योगदान समाजशास्त्र की दुनिया में एक विशिष्ट महत्व रखता है। गिडेंस का कहना है कि रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की ने प्रकारवाद का प्रयोग जहां आदिम जाति के लिए किया था, वहीं आर के मार्टन ने इस सिद्धांत का प्रयोग विकसित और औद्योगिक समाज के अध्ययन के लिए किया। उन्होंने मार्टन द्वारा दिए गए विश्लेषण को रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की की तुलना में अधिक समृद्ध बताया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जो प्रकारवाद के सिद्धांत के समर्थक हैं। तो कौन है इसमें? एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास प्रकारवाद सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ज ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान के प्रभावी संरचनात्मक प्रकारवादी परिपेक्ष पर कार्य किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में कौन सा प्रकारात्मक उपागम नहीं अपनाता है? तो कौन नहीं अपना रहा है? हैबरमास नहीं अपना रहे, बाकी डेविस और मार्टन ये लोग अपनाते हैं। सामाजिक घटना को समझाने के लिए हैबरमास ने मार्क्सवादी उपागम को अपनाते हुए नौ मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित किया है। जे अलेक्जेंडर, के डेविस, आर के मार्टन ने सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए प्रकारात्मक उपागम अपनाया है। कौन प्रकारवादी सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो कौन नहीं है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पीवी यंग। मेलिनोव्स्की, स्पेंसर और ब्राउन जो है, आर.के. ब्राउन, ये प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं या संबंधित हैं। पीवी यंग प्रकारवादी सिद्धांत से संबंध नहीं, जबकि मेलिनोव्स्की, स्पेंसर और ब्राउन प्रकारवादी सिद्धांत से संबंध है। प्रदर्शनात्मक उपभोग का उदाहरण क्या है? अव्यक्त प्रकार का प्रदर्शनात्मक उपभोग या की अवधारणा टी बेबलन ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने प्रदर्शनात्मक उपभोग को अव्यक्त प्रकार लेटेंट फंक्शन के रूप में प्रस्तुत किया। अव्यक्त प्रकार ना तो इच्छित होते हैं और न ही मान्य। जब विलासी वर्ग अपने धन को आवश्यक उपभोग के माध्यम से सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो जो आवश्यक नहीं होता, फिर भी प्रदर्शन या दिखावे के लिए इसे ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गलत कथन का चुनना है। गलत कथन हमारा बी है। क्या है? प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, जबकि ये गलत है। देखिए इसमें नेक्स्ट और ऑप्शन, सही ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकार एक आंशिक प्रक्रिया है जो उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका वह भाग होता है। प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक समाज में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकारात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। आगे देखिए, प्रकारवाद के अनुसार यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित और आत्म अनुरक्षित व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में भी संतुलन बना रहता है। समाज के जीवन के लिए यह आवश्यक है कि व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसकी सामाजिक प्रक्रियाओं और आपस में सहज तालमेल हो। समाज में आदतन सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है? यह है आपका प्रकारवाद। ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का व्यवस्थित प्रतिपादन उनकी कृति कौन सी है? कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव में हुआ है। डॉक्टर गोपाल यादव ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्री संदर्भ पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी में लिखा है, प्रकारवाद मूलतः पोलिश मानवशास्त्री बी मेलिनोव्स्की द्वारा 1926 में अपने लेख एंथ्रोपोलॉजी में मानवशास्त्रीय तथ्यों के अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति के नाम से दिया गया है। दुर्खिम ने अपनी कृति आत्महत्या का प्रकाशन 1897 में किया। उन्होंने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए। आगे देखिए, सामाजिक विकास की चर्चा मॉर्गन ने 1877 में आदिम और सभ्य समाजों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया। हार्वर्ड स्पेंसर ने 1882 में डार्विन के सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र में व्याख्या प्रस्तुत की। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में आदतन सिद्धांत प्रकारवाद है। समाजशास्त्र में कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन सा है? प्रकारात्मक। सामाजिक व्यवस्था प्रकारात्मक उपागम से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकारात्मक एकता का नाम दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग समरसता एवं अनुकूलता के साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या है? नव प्रकारवाद। नव प्रकारवाद के समर्थक जे अलेक्जेंडर है।
अमेरिका में जेफरी सी अलेक्जेंडर, जर्मनी के निकोलास लुहमन तथा ब्रिटेन के मार्क्सवाद को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने वाले जी.ए. कोहेन की प्रेरणाओं से नव प्रकारवाद का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या का यह उपागम है जिसमें सामाजिक जीवन के उपेक्षित पक्षों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अलेक्जेंडर की गणना नव वामपंथी मार्क्सवादियों और नव प्रकारवादियों दोनों में की जाती है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ब्लाउ ने प्रतिपादित किया। आधुनिक विनिमय सिद्धांत का विकास सामान्यतः थिबाउ एवं कैली तथा होमन्स को दिया जाता है। इनके विनिमय सिद्धांत पर बहुत कुछ मात्रा में व्यवहारवादी वैज्ञानिक स्किनर के विचारों की छाप अंकित है। ऐसा कहा जाता है कि होमन्स के विनिमय सिद्धांत का जन्म समाजशास्त्र के भीम कहे जाने वाले पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। होमन्स के अतिरिक्त विनिमय सिद्धांत के प्रति पीटर ब्लाउ का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ब्लाउ का विनिमय सिद्धांत होमन्स से भिन्न है। होमन्स का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक निर्धारण से प्रभावित है, जबकि ब्लाउ ने विनिमय के संरचनात्मक पक्ष को उजागर किया है। ब्लाउ के अनुसार कर्ताओं के बीच बाह्य लाभों का पारस्परिक विनिमय अपूर्ण और अनुपस्थित हो सकता है, जैसे कि हमें सत्ता संबंधों में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय सिद्धांत से संबद्ध है? तो जॉर्ज होमन्स। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? तो ये व्यक्ति। विनिमय सिद्धांत एक लाभ केंद्रित दृष्टिकोण का उपागम है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि ताकि अंतःक्रिया में सहभागी दोनों पक्षों को पुरस्कारों के विनिमय द्वारा अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। दूसरों को लाभ पहुंचाकर उसके बदले में स्वयं के लाभान्वित होने की आशा ही विनिमय सिद्धांत का केंद्रीय विचार है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का निर्धारण पुरस्कार एवं लागत के दो मूल तत्वों द्वारा होता है, अर्थात व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से स्वयं को किसी व्यवहार तब तक लगाए रखता है जब तक उस व्यवहार में लगने वाली लागत से मिलने वाला पुरस्कार अधिक हो। मार्शल मॉस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1925 में अपने लेख द गिफ्ट में इस और ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने जनजातीय समाजों में उपहार लेन-देन समारोह का विस्तृत वर्णन विश्लेषण पर पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टोबेरियन द्वीपवासियों की कुला प्रथा और अमेरिकी इंडियन की पोर्टलाइज प्रथा इसका सर्व प्रसिद्ध उदाहरण है। किसका? विनिमय सिद्धांत का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप में क्या होता है? सेवा के बदले सेवा के बदले में वस्तु, वस्तु के बदले में वस्तु। वस्तु विनिमय प्रणाली इस विनिमय का सीधा रूप है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुएं और सेवाओं के बदले वस्तुएं और सेवाओं के बदले सेवाएं बिना मुद्रा के माध्यम से विनिमय की जाती थी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। स्वयं की अवधारणा प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी.एच. मीड ने किया। स्वयं की अवधारणा के प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत जी.एच. मीड ने प्रतिपादित किया। इसके लिए उन्होंने स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत की है। व्यक्ति के सामाजिकरण में मीड ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। मैं व्यक्ति के जैविक पक्ष पर को अभिव्यक्त करता है, जबकि मुझे सामाजिक सचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी से होती है, अर्थात दूसरे व्यक्ति उसे किन निगाहों से देखते हैं उसी रूप में वह स्वयं को देखने लगता है। मीड ने मुझे के अवधारणा का प्रयोग सामाजिक स्व के लिए किया है। आगे देखें, किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव। तो ये जेएच मीड ने स्व की अवधारणा को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार बनाया। उनके अनुसार मनुष्य के भीतर स्व होता है। कई बार हम स्व को अर्थ आत्मा से लेते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भले ही कलुषित हो जाए लेकिन
भारतीय परंपरा से हमारा विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा या तकनीकी पदावली के बारे में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट देखिए, आत्मा को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति कौन मानता है? तो जे ये ऑप्शन नंबर सी, जी.एच. मीड। आत्मा को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का जी.एच. मीड मानता है। वह कहता है कि शिशुओं के प्रारंभिक जीवन में जो कोई आता है वह उन लोगों के व्यवहार की नकल करने का प्रयास करता है। हर्बर्ट ब्लूमर के योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत। जी.एच. मीड, कूले, थॉमस हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख प्रवर्तक और समर्थक रहे। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया कि व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो वह अपने और दूसरों के व्यवहार को जांचता और परखता रहता है और उस परिस्थिति में अपने समझ-बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण और प्रतीक या संकेतों का आदान-प्रदान होता है, जिससे व्यक्तियों की अंतःक्रिया प्रभावित होती रहती है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की रचना सन 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की, किंतु इस सिद्धांत के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज एच. मीड की देन बताया, कुछ अन्य व्यक्तियों ने इसे शिकागो संप्रदाय के रॉबर्ट पार्क के नाम से भी जोड़ा है। निम्नलिखित में कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंध है? तो ब्लूमर संबंध है। आगे देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका नाम संबंधित है? तो जी.एच. मीड का संबंधित है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्टि है किसकी? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन कौन सा? 1 और 4, यानी कि सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया और अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी व्याख्या। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया कि जब व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो वह अपने और दूसरे के व्यवहार को जांचता परखता है और उसी परिस्थिति में अपने समझ बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण और प्रतीकों या संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्तियों की अंतःक्रिया प्रभावित होती है। जब जैसे जब दो प्रेमिका पहली बार आपस में मिलते हैं तो पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से स्पष्ट नहीं होना चाहते। वे दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों, इरादों और संकेतों के माध्यम से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। तो यह कथन किसका है? देव गिस्ट का कथन है। गिस्ट का विचार है कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य की उत्तेजना और तथा प्रक्रिया एक दूसरे पर डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित कौन से कार्य आवश्यक है? नीचे दिए गए गुणों को उत्तर का चयन कीजिए। तो ये पार्सन्स ने बताया था, एजिल प्रारूपण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कौन है? 1 अनुकूलन, 3 एकीकरण, 4 आपका लक्ष्य प्राप्ति और 5 सामाजिक। एजिल प्रशासन ने बताया कि सामाजिक व्यवस्था के सामने 4 सामाजिक समस्याएं, इसका निदान व्यवस्था के हित में बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति 4 समस्याओं से नहीं निपट पाता तो व्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ी या व्यवस्था के समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। ये 4 प्रकारात्मक आवश्यकताएं कौन है? प्रच्छन्नता, लेटेंसी। इसके 2 उदाहरण है, 2 रूप हैं, प्रतिरूप अनुरक्षण और तनाव प्रबंधन, पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट। अनुकूलन, एडेप्टेशन, लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट और एकीकरण या एकता, इंटीग्रेशन। पार्सन के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने और उसे निम्नलिखित में कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 1 3 5 6। 1 अनुकूलन, 3 एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण। पार्सन ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है और जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। निम्नलिखित में उसके द्वारा बनाई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी थी? पहले व्यक्तिगत और सांस्कृतिक, तीसरी है सामाजिक व्यवस्था। आगे देखिए, पार्सन्स ने समस्त समाज
को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, थ्योरी ऑफ एक्शन में क्रिया, एक्शन शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर के परिभाषित के रूप में किया। पार्सन्स ने प्रारंभ में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा की। कौन कौन सी ये थी? पहली थी सामाजिक व्यवस्था, दूसरी थी सांस्कृतिक व्यवस्था, तीसरी थी व्यक्तिगत व्यवस्था, यानी सोशल, कल्चरल और पर्सनालिटी। बाद में उन्होंने जैविक व्यवस्था, बायोलॉजिकल को भी जोड़ दिया, यानी कि 4 हो गई। पार्सन ने जैविक व्यवस्था को अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में इसलिए रखा कि व्यक्ति या समाज को जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। आर्थिक व्यवस्था के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रघटना शास्त्र। इसके प्रवर्तक कौन है? तो एडमंड हर्सल है। हीगल की पुस्तक फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड 1807 में सर्वप्रथम फिनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रयोग के बाद समाज विज्ञान की शाखा में दर्शन शास्त्र मुख्य अवधारणा बन गई। किंतु आधुनिक काल में इस परंपरा का स्रोत हमें एडमंड हर्सल की कृतियों में देखने को मिलता है। फिनोमेनोलॉजी शब्द 2 शब्दों फिनोमेनाई और लोगोस से बना हुआ, जिसका अर्थ तर्क के स्पष्ट तर्क द्वारा प्रकट होना होता है। प्रघटना शास्त्र विधि को समाजशास्त्र में प्रयोग करने का श्रेय एडमंड गुस्ताव और अल्बर्ट हर्सल के शिष्य अल्फ्रेड शुट्ज को है। वास्तव में शुट्ज की कृति फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 में प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के उद्भव की नींव रखी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अन्य इसमें अन्य व्याख्या में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रघटना शास्त्र की अवधारणा मैक्स वेबर के वेस्टर्न की अवधारणा से मिलती जुलती है, जो कर्ता के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं को जानने पर बल देती है। क्योंकि जो मैक्स वेबर थे उनकी भी जो वेस्टर्न की अवधारणा थी ये बोध पर आधारित थी, मतलब क्रियाओं को अर्थ जानने पर बल उसमें भी था। 1960 के बाद प्रघटना शास्त्र समाजशास्त्र पर छा गया। इसका सर्वाधिक चिरकालिक प्रभाव एथनोमेथोडोलॉजी पर पड़ा। पीटर बर्गर और थॉमस लुकमैन ने अपनी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी 1966 में प्रघटना शास्त्र के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया और सामाजिक संरचना के दोनों सिद्धांतों की बातों को मिलाने का प्रयत्न किया। प्रघटना शास्त्र को 3 विचारकों का प्रमुख योगदान रहा है। यूरोप में इसके प्रणेता हर्शल और शुट्ज रहे। अमेरिका में इसके विकास जॉर्ज सैंताना ने किया है। निम्नलिखित किसने प्रघटना शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं? तो अल्बर्ट हर्शल। समाज समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हीगल ने किया था। निम्नलिखित में किसने प्रघटना शास्त्र ये समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो शुट्ज को माना जाता है। निम्नलिखित किसने प्रघटना विज्ञान के अध्ययन से संबंध है? तो एडमंड हर्सल। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड हर्सल जो है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे वीडियो पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? जीवन जगत, अपरक्ता और प्राकृतिक मनोवृत्तियां। अल्फ्रेड शुट्ज ने प्रघटना शास्त्र के प्रमुख 3 तत्व हैं। पहले है लाइफ वर्ड, जीव जगत, स्वाभाविक और प्राकृतिक मनोवृत्तियां तथा अंत कर्तव्य निष्ठता या इंटरसब्जेक्टिविटी। ये तीनों ही तत्व प्रघटना शास्त्र की आधारशिला माने जाते हैं और प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र की रचना इन 3 अवधारणाओं के आधार पर की है। शुट्ज ने प्रघटना शास्त्र की और अधिक विकसित करने में हीप तथा राथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुट्ज के प्रघटना शास्त्र और अधिक विकसित करने में हीप और राथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दृश्य घटना विज्ञान किसका मूल विकल्प है? तो ये किसका है? यह प्रत्यक्षवाद का है। घटना शास्त्र का उदय समाजशास्त्र की नवीनतम शाखा के रूप में हुआ। यह ज्ञान के समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, जिसमें मानव के ज्ञान का संबंध उसकी निजी चेतना के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। इससे व्यक्ति का स्वयं का दैनिक जीवन के विचारों
का विश्लेषण किया जाता है। प्रघटना शास्त्र प्रत्यक्षवाद और का अमूलचूल विकल्प है। प्रत्यक्ष प्रत्यय फिनोमिनोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी दैनिक सामाजिक जीवन पद्धति से। नेक्स्ट देखिए, प्रघटना घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाने पर बल देता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। आगे देखिए, नेक्स्ट घटना विज्ञान समाजशास्त्र की भाषा का जो इंद्रियों द्वारा वस्तु को जैसा देखता है वैसा उसकी निश्चित व्याख्या और इसके दृष्टिकोण को और इसका दृष्टिकोण व्याख्यात्मक है। अब देखिए, इसमें उपयुक्त संयोजन का संचय कीजिए। प्रगणना शास्त्र को स्पष्ट करता है। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से केंद्रित है, पहला ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला और दूसरा। घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। आगे देखिए, जॉन रॉक्स के अनुसार घटनाशास्त्र एक विशेष प्रकार के अंतर्ज्ञान जिसके द्वारा वस्तुओं के स्वास्थ्यिक रूप को और सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांत में निर्मित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और यह साझे सामान्य केंद्र को केंद्रित करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान एथनो मेथोडोलॉजी के प्रणेता कौन है, तो गारफिंकल। सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने और विश्लेषित करने के लिए व्यक्ति कुछ विचारधाराओं का पालन में प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नव विकसित अध्ययन विधि जिसे नृजाति पद्धति या लोक विधि विज्ञान एथनो मेथोडोलॉजी कहा जाता है, इन सामाजिक स्थितियों को परिभाषित एवं विश्लेषित करने वाले नियमाचारों की खोज की ही एक विधि है। इस उपागम के प्रमुख प्रवर्तक विद्वान हेराल्ड गारफिंकल रहे हैं, जिनकी पुस्तक स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी 1967 के प्रकाशन द्वारा अध्ययन के इस उपागम को सूत्रपात किया हुआ। इस उपागम की विकसित करने में गारफिंकल को अल्फ्रेड शुट की फिनोमिनोलॉजी की विचारधारा से प्रेरणा मिली और इसे अग्रसर करने में गॉफमैन, बार्टर, चेक्स, रॉन्गफोग और सीतौरल आदि विद्वानों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति क्या है, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। डॉक्यूमेंट्री जैसे वृत्त चित्र पद्धति शब्द का प्रथम प्रयोग कार्ल मानहीम और अल्फ्रेड शुट द्वारा किया गया। तो पश्चात मेथोडोलॉजी शब्द की आविष्कार अमेरिकी समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल द्वारा प्रयोग में लिया। इसका मानना है कि एक ऐसी विधि है जो दुनिया के बारे में लोगों और समाजशास्त्रियों के बीच में समान तर्क का उपयोग करती है। इस विधि का उपयोग सभी लोग अपने सामाजिक संसार को समझने की कोशिश करते हैं। इस पद्धति में किसी भी स्थिति या संदर्भ में निहित सुविधाओं का अनंत संख्या में कुछ पहलुओं पर अध्ययन करना है, उन्हें एक विशेष तरीके से परिभाषित करना और उन्हें अंतर्निहित पैटर्न के प्रमाण के रूप में देखना है। इसका प्रयोग बचपन, युवा, लिंग, वयस्क, चिकित्सा, शिक्षा, नीति, संगठन, संस्कृतियों पर शोध अनुष्ठान तथा मीडिया के उपयोग का विश्लेषण तक है। अब उत्तर आधुनिकतावाद देखते हैं। कौन थे समर्थक इसके, तो कौन थे, जैम डिलार्ड। उत्तर आधुनिकता की पहली परिकल्पना आर्नल्ड टैनबी ने की थी, जबकि लियोटार्ड और जैम डिलार्ड ने उत्तर आधुनिकता के समर्थक थे। उत्तर आधुनिकता के विचार और या दर्शन से अधिक एक प्रवृत्ति है का नाम है। इसका विकास इसकी अस्मिता के आधार पर वही उद्योग है जो आधुनिकता की देन है। टैनबी के अनुसार आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता तब शुरू होती है जब लोग कई अर्थों में अपने जीवन, विचार और भावनाओं में तार्किक और संगति को त्याग कर अतार्किकता एवं असंगतियों को अपना लेते हैं। इसका नेक्स्ट जो है
प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।